Okay, but now we are going to start our topic and the topic is the origin of life. सवाल ये होता है कि इस कायनात के अंदर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास एक थ्योरी पेश की जाती है जो कि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेश की जाती है। मतलब एवोल्यूशनिस्ट एक थ्योरी पेश करते हैं जिस थ्योरी का नाम है आपका हाइड्रोथर्मल विंड थ्योरी। क्या नाम है भैया? हाइड्रोथर्मल विंड थ्योरी। अब ये हाइड्रोथर्मल विंड थ्योरी कहती क्या है? तो थ्योरी का नाम क्या है? हाइड्रो हाइड्रो थर्मल विंड थ्योरी। अच्छा भाई, ये थ्योरी कहती क्या है? सुनना, ये कहानी है। एवोल्यूशनिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ ओरिजिनेट कहां से हुई है। एवोल्यूशनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लाइफ, ये दुनिया में जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है कहां पे भाई? वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है आपका वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है आपका डीप सी के अंदर। तो याद रखना कि इवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि आपकी जो लाइफ है ये कहां से ओरिजिनेट हुई है। इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम डीप सी। और डीप सी की उस जगह को क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोथर्मल वेंट नाम दिया जाता है। हाइड्रोथर्मल वेंट नाम दिया जाता है। अब ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट है ना, ये डीप समंदर के अंदर दिखता कैसे, जरा इसको हम देख लेते हैं। देखो भाई, ये डीप समंदर के अंदर कुछ इस तरह का दिखता है। सही है। अब सवाल ये होता है कि इवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं, यहां पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। वो ये कहते हैं कि हमारे पास, अच्छा ये आपकी फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि दुनिया में जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना, वो हुई है 3.5 बिलियन साल पहले। कितने साल पहले? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो वो ये कहते हैं कि भाई लाइफ ओरिजिनेट हुई है 3.5 बिलियन, बी फॉर बिलियन, ईयर्स अगो। तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले। अब उनका मानना यह है कि ये लाइफ ओरिजिनेट होती है कहां से भाई? ये लाइफ ओरिजिनेट होती है आपका डीप सी से। अब वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया में जब जमीन पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, उस वक्त जमीन जो थी वो रिड्यूस थी। क्या थी भाई? सुनना मेरी बात गौर से। जमीन थी रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब यह है कि जमीन के ऊपर किसी भी किस्म की कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इनिशियली अर्थ कैसी थी? इनिशियली अर्थ वाज रिड्यूस्ड। यहां पे रिड्यूस का मतलब है नो ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, अगर जमीन के ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं थी तो क्या जमीन का टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? आप कहोगे सर अगर जमीन के ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं थी तो कोई ओजोन भी नहीं होगी। जब कोई ओजोन भी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो कहां पे आती होंगी? जमीन पे आती होंगी। जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर क्या था? जिसकी वजह से जमीन का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, हॉट था। अब वो ये कहते हैं कि आपके पास ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट है ना, इस हाइड्रोथर्मल वेंट में तमाम रॉ, ऐसा, अच्छा सवाल ये होता है कि भाई मैं कैसे मान लूं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है हाइड्रोथर्मल वेंट से? क्योंकि कहा यह जाता है कि समंदर के बिल्कुल निचले हिस्से में, जिसे आप हाइड्रोथर्मल वेंट कह रहे हो, यहां पे रॉ मटेरियल मौजूद है किसका? लाइफ का। यानी कि लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी चीजें चाहिए, उसका रॉ मटेरियल कहां पे मौजूद है? इस हाइड्रोथर्मल वेंट में मौजूद है। बस ये कुछ बातें थी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं
तो भाई कहा यह जाता है कि दुनिया में जो सबसे पहला, अब ये मेरी बात सुनना, सबसे पहले जो आपके पास ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है, अब सुनते जाना मेरी बात, इस हाइड्रोथर्मल वेंट में तमाम ऐसी चीजें मौजूद है जो लाइफ के लिए क्या है, जो लाइफ के लिए, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। वैसे दुनिया में जो पहला ऑर्गेनिज्म आया ना, वो पहला ऑर्गेनिज्म क्या था? प्रोकैरियोट। कौन सा प्रोकैरियोट? आर्किया बैक्टीरिया। कितने साल पहले? तकरीबन 1.5 बिलियन साल पहले। फिर मैंने आपको बताया कि जमीन का टेम्परेचर क्या था, जमीन कैसी थी? रिड्यूस थी, उसके ऊपर कोई ओजोन लेयर मौजूद नहीं थी। जब ओजोन नहीं थी तो यूवी रेस कहां पे पड़ती थी? जमीन पे पड़ती थी। जब जमीन पे यूवी रेस पड़ती थी तो जमीन का टेम्परेचर क्या था? बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जमीन के ऊपर कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो अब सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है जो कि प्रोकैरियोट होता है, वो कैसा होता है भाई? एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ होता है। सर एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि उस हाइड्रोथर्मल वेंट में क्या मौजूद थी? उस हाइड्रोथर्मल वेंट में तमाम ऐसे केमिकल कंपाउंड मौजूद थे जो लाइफ के लिए जरूरी थे। अब वो केमिकल कंपाउंड को तोड़ के ये ऑर्गेनिज्म क्या करते थे? अपनी अपनी जो है वो जिंदगी गुजारते थे। यानी कि जो पहला प्रोकैरियोट आया वो कैसा था? एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ। एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ का मतलब ये है कि हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स मौजूद थे, वो उसको तोड़ के क्या बनाता था? अपनी एनर्जी बनाता था। इसका मतलब ये है कि वो कैसा था? कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म करता था। कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि वो केमिकल सब्सटेंसेस को तोड़ के क्या बनाता था? केमिकल सब्सटेंसेस को तोड़ के अपनी एनर्जी बनाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उस हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस की कमी होती गई। अब ऑर्गेनिज्म ने, यानी कि जो प्रोकैरियोट है, इसने खुद को इवॉल्व किया फ्रॉम द एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफिक मूड टू द कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मूड। यानी कि अब जाहिर सी बात है, आसपास जो क्या मौजूद था, आसपास जो फूड, आसपास जो केमिकल कंपाउंड्स मौजूद थे, उनको तोड़ के एनर्जी बनाते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर क्या आती रही? कमी आती रही। अब ऑर्गेनिज्म को ये जरूरत महसूस हुई कि उसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उस केमिकल की मदद से खुद अपना फूड बनाए। तो अब जो प्रोकैरियोट है वो कन्वर्ट हुआ किस नेचर के अंदर? वो प्रोकैरियोट कन्वर्ट हुआ एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ से कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मूड के अंदर। और जैसे जैसे कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मूड के अंदर वो एंटर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन होती रही। और क्या हुआ? जो वो प्रोकैरियोट जो कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का था, अब वो कन्वर्ट हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑर्गेनिज्म जो फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखता था, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता था, ये इस्तेमाल करता था क्या? ये इस्तेमाल करता था हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। क्या मतलब सर? आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को आप मिलाते हो वाटर के साथ। बट ये जो फोटोसिंथेसिस करता था ना, जो पहला फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था, वो वाटर की जगह क्या इस्तेमाल करता था? वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करता था। अब सोचो, जब वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करता था तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं होगी, या ऑक्सीजन रिलीज होगी? भाई बोलो भैया। भाई मुझे एक बात बताओ कि सिंपल सी बात है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर से मिलाते हो तभी फोटोसिंथेसिस होती है ना। बट एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि पहला जो प्रोकैरियोट फोटोसिंथेसिस करने वाला आया ना, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए क्या इस्तेमाल करता था? हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करता था। आपको पता है कि जब वो वाटर इस्तेमाल होता है तो रिलीज होती है ऑक्सीजन। तो सोचो, जब हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होती होगी इंस्टेड ऑफ वाटर, तो क्या रिलीज होता होगा? सल्फर रिलीज होता होगा। वाटर तो रिलीज नहीं होता होगा, ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं होती होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ने खुद को कन्वर्ट किया, इस हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करने के बजाय किसके अंदर? वाटर को इस्तेमाल करने लगा। और जब ये वाटर को इस्तेमाल करने लगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, तो जमीन पे क्या आने लगी? जाहिर सी बात है, एज अ बाय प्रोडक्ट जमीन पे रिलीज होने लगी ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन ने आगे जाके क्या किया? ओजोन बनाई। ओजोन बनाने की वजह से क्या हुआ? ओजोन बनाने की वजह से जमीन का जो टेम्परेचर, अब जाहिर सी बात है, जब ओजोन लेयर बनेगी जमीन के अराउंड तो क्या होगा?
आपकी यूवी लाइट नहीं आ सकेगी। जब यूवी लाइट नहीं आ सकेगी तो जमीन का टेम्परेचर क्या होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। तो अल्टीमेटली कहा यह जाता है कि इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुए, इवॉल्व हुए। ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है, इसको जस्ट आप रीड भी कर लोगे ना, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, चलो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट। ठीक है, सवाल ये होता है कि सर आपने हमें ये बताया कि प्रोकैरियोट कैसे आया, हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी के जरिए से। बट सवाल ये होता है बट सवाल ये होता है कि आपके पास ये जो यूकैरियोट है ये कहां से आया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। सिंपल। अच्छा भैया, अब सवाल हमारा बहुत सिंपल है। सवाल ये है कि भाई यूकैरियोट कैसे आए प्रोकैरियोट से। ठीक है, चलो अब हमने सिंपली इसको पढ़ा। तो अब देखो चीजें बहुत आसान है, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, बस सुनते जाओ। कहा यह जाता है कि दुनिया में जो यूकैरियोट आया, दुनिया में जो आपके पास क्या आया, जो आपके पास यूकैरियोट आया वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ था। अब ये जो यूकैरियोट है ये तकरीबन 1.9 टू 2.1 बिलियन साल पहले आया। तो जो यूकैरियोट है उसके बारे में ये बातें की जाती हैं। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, बट मैं आपको स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं। यूकैरियोट कब आए दुनिया के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली कहा यह जाता है कि 1.9 से लेकर 2.1 बिलियन साल पहले क्या हुआ, दुनिया में पहला यूकैरियोट आया। सही है। अब सवाल ये होता है कि यूकैरियोट आया कैसे। सर आपने प्रोकैरियोट तो बता दिया बट यूकैरियोट का नहीं बताया कि यूकैरियोट कैसे आया। ठीक है, तो देखो भैया, यूकैरियोट के बारे में ये कहा जाता है कि यूकैरियोट कैसे इवॉल्व हुए, इसके लिए दो थ्योरीज पेश की जाती हैं। एक का नाम है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, और दूसरे का नाम है आपके पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। अच्छा, अब ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या कहती है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी बहुत सिंपल सी बात कहती है, और वो इतना कहती है कि भाई आपके पास जो प्रोकैरियोट, उस प्रोकैरियोट के अंदर क्या मौजूद था, जेनेटिक मटेरियल मौजूद था। अब मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चल रहा हूँ ताकि आपके लिए चीजें आसान बन जाए। तो आपके पास जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी है ना, वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी इतनी सी बात कहती है कि आपके पास प्रोकैरियोट था। अब वो प्रोकैरियोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद था। अब हुआ ये, अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेकर आता हूँ ताकि आपके लिए भी चीजें आसान होती जाए। ठीक है, सी दिस पिक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। ठीक है, अब इधर देखते जाना, चीजों को आसान करते जाना अपने लिए ताकि आपके लिए भी चीजें आसान होती जाएं। सिंपल, इधर देखो भाई, ये आपके पास मौजूद था अर्ली प्रोकैरियोट। इसके अंदर ये मौजूद है, इसका डीएनए क्या मौजूद है, इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। अब होता क्या है, होता ये है कि लेट सपोज ये जो प्रोकैरियोट है ना, इस प्रोकैरियोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए मौजूद है। अब ये जो प्रोकैरियोट है इसकी सेल मेम्ब्रेन करती है इन्वेजिनेट, इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन्वेजिनेट, यानी कि अंदर की तरफ जाती है सेल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेट करती है। अब ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ जा रही है। और ये इन्वेजिनेशन करते करते क्या कर लेती है, इन्वेजिनेशन करते करते इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर लेती है, और इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर।
और ना सिर्फ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट होती है, बल्कि जाहिर सी बात है जब ये इन्वेजिनेट करेगी तो डिफरेंट और भी मेम्ब्रेन्स बनाएगी। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये भी क्या हो गई, डिफरेंट और मेम्ब्रेन्स भी बन गई। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर क्या मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी कुछ नहीं कहती, बस वो इतना कहती है कि आपके पास क्या थे, प्रोकैरियोट था, इस प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, और इन्वेजिनेट करने की वजह से क्या बनती है, आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। और ना सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, ना सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, बल्कि आपके पास डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी बनते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपको क्या कहती है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी कहती है। सही है, चलो, ओके। ये तो हो गई आपकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। फिर जो दूसरी थ्योरी पेश की जाती है ना, रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, दैट इज बेसिकली द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोन थ्योरी। एंडोसिम्बायोन थ्योरी। अब ये एंडोसिम्बायोन थ्योरी क्या कहती है, ये जो एंडोसिम्बायोन थ्योरी है ना, ये एंडोसिम्बायोन थ्योरी किसने पेश की, कहा यह जाता है दिस एंडोसिम्बायोन थ्योरी इज एक्चुअली प्रेजेंटेड बाय लीन मार्गिलिस। ठीक है, लीन मार्गिलिस ने इसको प्रेजेंट किया। ठीक है, यहां पे लिख भी देते हैं साथ साथ, प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय लीन मार्गिलिस। लीन मार्गिलिस ने इसको सबसे पहले क्या किया, प्रेजेंट किया। अब देखो, एंडोसिम्बायोट, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, एंडो इज इनसाइड। सिम्बायोन का वर्ड जो है वो निकला है सिम्बायोसिस से। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड निकला है सिम्बायोसिस से। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है, ये क्या है, रिलेशनशिप है, जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म साथ मिलके रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाओ, दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं भाई, फायदा पहुंचाते हैं। दो म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को और दूसरा पहले को क्या पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है। एंडोसिम्बायोन थ्योरी। अब एंडोसिम्बायोन थ्योरी कहती क्या है, कि किस तरीके से आपका यूकैरियोट आया फ्रॉम द प्रोकैरियोट। दिस इज द क्लासिकल, दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब हुआ क्या, ये जो आपकी एंडोसिम्बायोटिक एंडोसिम्बायोन थ्योरी है ना, ये कहती है कि भाई आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, या आपके पास जो क्या मौजूद है, आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये आया कैसे, हुआ क्या, कि आपके पास क्या मौजूद था, एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद था जो कि खुद क्या कर सकता था, खुद जो है वो अलग रह सकता था। हुआ ये कि उस एक प्रोकैरियोटिक सेल ने उस एक गौर से सुनना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है कि भाई हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल था, इस प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया, इस प्रोकैरियोटिक सेल ने एक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया। क्या किया भैया, एक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया। ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक था, जब इसने एक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो अब ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर आ गया, और इस सेल ने बजाय उस बैक्टीरिया को मार के खत्म करने के, उसके साथ एक मुआहिदा कर लिया। क्या मुआहिदा किया भाई, तुम मेरे साथ रहो,
मुझे भी फायदा दो, मैं तुम्हें फायदा दूंगा। मैं तुम्हें फायदा क्या दूंगा? मैं तुम्हें छत दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, अपना सेल दूंगा जहां पे तुम सुकून से रह सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुमने मेरे लिए क्या करना होगा? तुमने मेरे लिए सिंपल क्या करना होगा भाई? तुमने मेरे लिए रेस्पिरेशन करनी होगी, यानी कि तुमने मेरे लिए फूड को तोड़ के एनर्जी बनानी होगी। तो भाई ये बैक्टीरिया कहता है ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात। वो कहता है ठीक है भाई, हम दोनों अब साथ रहना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक सेल दूसरे सेल के अंदर आ रहा है और दोनों सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप बनाते हैं। देखो रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है भाई, जिंदगी के अंदर रिलेशनशिप बनाते हैं, और रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या करते हैं? साथ रहना शुरू हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो आपके पास क्या मौजूद है, ये जो आपके पास बैक्टीरिया इसने ये जो आपका प्रोकैरियोट इसने इनगल्फ किया था ना, और इसके साथ मुआहिदा करके रहना शुरू हो गया था, अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द सिंपल, ठीक है। फिर हमारे पास फिर हमारे पास सवाल ये होता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट कहां से आया? तो कहा यह जाता है कि आपके पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ना, इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को भी सेल ने इनगल्फ किया और उसके साथ भी मुआहिदा कर दिया कि भाई तुमने क्या करना है? मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हें छत दूंगा, तुमने मुझे फूड बना के दो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, ये आहिस्ता 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 इसके साथ इसके सेल का पार्ट बन गया और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? और कन्वर्ट हो गया आपके सिंपल सिंपल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सवाल ये होता है कि सर फ्लैजिला कहां से आया भाई? फ्लैजिला के बारे में कहा यह जाता है कि आपके पास ये था स्पाइरोकीट, ठीक है। अब ये जरा सुनते रहना, फ्लैजिला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास था स्पाइरोकीट। ये स्पाइरोकीट जो कि आपका इस तरीके से कोई दिखता है, बहुत पतला सा होता है, इस तरीके से दिखता है, ये भी सेल के अंदर आया और इसके साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया। एंड अल्टीमेटली ये फ्लैजिला कहां से आ गया? स्पाइरोकीट स्पाइरोकीट बैक्टीरिया से आया, ठीक है। तो बस सिंपल एंडोसिम्बायोन थ्योरी इतनी बात करती है, सही है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इतनी सी बात करती है, सही है। ओके। अच्छा, सवाल पूछा है कि सर प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। वो प्रोकैरियोट एक पूरा ऑर्गेनिज्म था। वो प्रोकैरियोट सेल के लिए क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो वो पूरा प्रोकैरियोट अंदर आया और उसने क्या किया? सेल के अंदर जो पुराना वाला प्रोकैरियोट था उसके साथ मुआहिदा कर लिया कि भाई मैं तुम्हें क्या करके दूंगा? मैं तुम्हें जो है वो एनर्जी बना के दूंगा, और तुम क्या बनाओ, तुम क्या दोगे मुझे? छत दोगे, तुम मुझे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। अब अगर आप गौर से देखो तो जब इस सेल के अंदर क्या आ गया? इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया, तो अल्टीमेटली ये यूकैरियोट के अंदर कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। आपने पढ़ा यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से क्या आ गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। आपके पास जो वो होता है, जैसे आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया और आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कहां से आया भाई? वो आपके पास इन प्रोकैरियोट से आ गया। इसी तरीके से यहां पे आपके पास क्या आ गया? फ्लैजिला आ गया। अल्टीमेटली एक प्रोकैरियोट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भैया? एक प्रोकैरियोट कन्वर्ट हो गया यूकैरियोट के अंदर। सर मैं कैसे मान लूं कि आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया किसी किसी प्रोकैरियोट के किसी प्रोकैरियोट से ही आया है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट किसी प्रोकैरियोट के कन्वर्ट होने से क्लोरोप्लास्ट बना है? मैं कैसे मान लूं? या मैं कैसे मान लूं भाई माइटोकॉन्ड्रिया किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर आने के बाद दोनों के साथ रिलेशनशिप की वजह से जो है वो आगे इवॉल्व हुआ है? तो भाई सिंपल एविडेंस आपको ये मिलता है कि चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, इन दोनों के अंदर इनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? अगर आप इस जेनेटिक मटेरियल को देखोगे ना, तो इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। कैसा जेनेटिक मटेरियल मिलता है? प्रोकैरियोटिक नेचर का। इसका मतलब है ये पहले क्या थे? प्रोकैरियोट थे। सर प्रोकैरियोटिक नेचर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा। ना सिर्फ आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको जो राइबोसोम मिलेंगे
वो राइबोसोम कैसे मिलेंगे भाई? वो राइबोसोम आपको मिलेंगे 70S, ना कि 80S। ठीक है, 70S राइबोसोम मिलेंगे। ओके, ये तो हो गया आपके पास क्या, ये तो हो गया आपके पास एंडोसिम्बायोन थ्योरी। आगे बढ़े भैया। चलो, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं आपके किसकी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है। वैसे तो हम पढ़ चुके थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन। हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, भैया बताओ। शाबाश। शाबाश। हाँ भैया, हाउ कैन यू डिफाइन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, या हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का इतना मतलब है कि डिफरेंट स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट हुई, हाउ द ओरिजिन ऑफ स्पीशी टेक प्लेस। ठीक है, हाउ द ओरिजिन ऑफ स्पीशी टेक प्लेस, सिंपल सी बात है। अब देखो, इसके अंदर जो आपके पास थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, ये थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर बहुत सारी थ्योरीज आई। सबसे पहली जो थ्योरी आती है ना, वो पेश करते हैं कौन? वो पेश करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का क्या नाम है, लमार्क नाम है। तो इनकी थ्योरी को कहा जाता है लमार्क्स थ्योरी। क्या कहा जाता है भाई? लमार्क्स थ्योरी का नाम दिया जाता है। अब लेमार्क्स थ्योरी को और भी कई सारे नामों से याद किया जाता है, और भी नाम बता देता हूं भाई। इसी थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, कई सारे नाम दिए जाते हैं, जिस भी नाम से आया आपने पहचान लेना है। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक और नाम बता सकते हैं कोई इसका? एनीवन? इस थ्योरी का एक और नाम क्या है भाई? इस थ्योरी को कहते हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी। तो इस थ्योरी को लमार्क्स थ्योरी भी कह सकते हो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कह सकते हो, यूज एंड डिसयूज थ्योरी का भी नाम दे सकते हो। पहले जरा इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ लो। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या आपका जो लेमार्क थ्योरी है, ये लेमार्क थ्योरी जिसे आप सिंपली अगर देखो, तो ये जो थ्योरी है, ये किसने दी थी? एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था जीन बैपिस्ट डी लेमार्क। प्रेजेंटेड बाय प्रेजेंटेड बाय जीन बैपिस्ट डी लेमार्क, ये इनका नाम था भैया। इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट के नेम बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीन बैपिस्ट डी लेमार्क। और कहा यह जाता है कि ये पैदा हुए कोई 1744 के अंदर, और 1829 के अंदर ये मर गए। सही है, 1744 से लेकर 1829 तक ये जिंदा रहे। सही है। अब इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी ना, इस थ्योरी को कहा जाता है लमार्क्स थ्योरी, या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1809 के अंदर। बेसिकली इनका ताल्लुक फ्रांस से था। और ये फ्रांस के एक सोल्जर भी थे,
एक बायोलॉजिस्ट भी थे, और इनका जो मेजर काम है ना वो एवोल्यूशन के अंदर है। बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, जैसे आप पढ़ रहे हो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और ये थ्योरी इन्होंने लिखी थी, ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1809 के अंदर। और 1809 के अंदर ये थ्योरी इन्होंने पेश की थी एक किताब के अंदर। इस किताब का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड इन अ बुक। कौन सी किताब थी भाई? बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताब थी भाई? फिलोसफी फिलोसफी जूलॉजिक। ये इनकी किताब थी, जिसके अंदर 1809 में इन्होंने ये थ्योरी पेश की। ठीक है। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी इतना कहती है, मेन पॉइंट क्या था लेमार्क का? लेमार्क ने ये कहा कि याद रखना, जिंदगी जो है ना, जिंदगी या एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन इज अ लेडर ऑफ लाइफ। क्या मतलब? इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन क्या है? इट्स अ लेडर ऑफ लाइफ। लेडर कहते हैं सीढ़ी को। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, लेडर ऑफ लाइफ किसने कहा था? अच्छा, अब लेडर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? देखो, इन्होंने सिंपली ये बात की कि जिंदगी एक सीढ़ी की तरह है। जैसे एक सीढ़ी नहीं होती, अगर मैं यहां एक सीढ़ी बनाऊं, ठीक है, मैंने एक सीढ़ी बनाई, ये एक सीढ़ी है, सही है। चलो, ये एक सीढ़ी है। इसको मान के चलते हैं सीढ़ी है जिंदगी की। इन्होंने कहा कि सीढ़ी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, तो नीचे क्या है? हमेशा सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है, तो इन्होंने कहा जिंदगी भी एक सीढ़ी की तरह है, और जिंदगी हमेशा इवॉल्व होती है फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या मतलब? भाई, आज से कई हजार साल पहले लाइफ बहुत सिंपल थी, आज जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो ये बात सिर्फ इतनी करते हैं कि जिंदगी हमेशा इवॉल्व होती है सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। सिंपल फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। यानी कि लाइफ हमेशा इवॉल्व होगी सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर। लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे चेंज आएंगे। अब इन्होंने, इनकी जो थ्योरी थी ना, वो दो बड़े इंपॉर्टेंट एजम्पशंस पे, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलती थी। इनकी थ्योरी की बेसिक एजम्पशंस क्या थी? इधर देखो। इनकी थ्योरी की दो बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक एजम्पशंस थी। पहली एजम्पशन जो इन्होंने की वो थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो इन्होंने की वो क्या थी भाई? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनकी थ्योरी सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स पे चलती है। अब जरा सुनते जाना मेरी बात गौर से, ये एक कहानी की तरह है। एक कहानी सुनाऊंगा आपको मैं अपनी जुबानी, ठीक है? तो स्टार्ट करें भाई कहानी। बोलो भैया। चलो। चलो, अब जरा सुनते जाना मेरी बात। हमारे पास ये जो पूरा फ्लो चार्ट मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा फ्लो चार्ट समझो लमार्क थ्योरी को कवर कर देगा। अब ये फ्लो चार्ट क्या है? देखो, याद रखना, जिंदगी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है।
एनवायरमेंट के अंदर चेंज आता रहता है। सर क्या मतलब? भाई आज से अगर मैं आपकी एग्जाम्पल के अंदर बात करूं, तो पिछले साल जितने बच्चे थे, क्या एमडी कैट देने के लिए इस साल उतने ही बच्चे हैं? आप कहोगे सर नहीं, एनवायरमेंट में चेंज आया है। तो इसका मतलब है एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं है। एनवायरमेंट कैसा नहीं है? एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं है। अब जब एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है एनवायरमेंट के अंदर क्या आती है? चेंजेस आती हैं। और वो चेंजेस डिफरेंट कंडीशंस को चेंज कर देती हैं। क्या मतलब? भाई पहले जितने बच्चे थे एग्जाम देने के लिए, आज उतने बच्चे नहीं है, आज उससे ज्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब है कंडीशंस क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुकी है। पहले जितनी मेहनत करनी थी, अब इस साल उससे ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ क्या ना भाई? हाँ क्या ना भाई, बोलो। बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अब क्या डेवलप हो गई है? एक नीड डेवलप हो गई है कि खुद को चेंज करना है, इस तरीके से चेंज करना है कि एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को क्या कर सकूं, मैं बदल सकूं। भाई आज पिछले साल से ज्यादा बच्चा एग्जाम के अंदर बैठ रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा खुद के अंदर करना है जिसकी वजह से क्या हो, मेरी सिलेक्शन हो पाए। तो इसका मतलब ये कि एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, कंडीशन चेंज हो रही है। जब कंडीशन चेंज हो रही है, तो इसमें क्या डेवलप हो गई है? एक नीड डेवलप हो गई है। डेवलपमेंट ऑफ नीड, जरूरत डेवलप हो गई है। किस चीज की? मेहनत करने की जरूरत, डेवलपमेंट ऑफ नीड। और आपने सुना होगा कि जरूरत क्या है? इजाद की मां है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर नीड डेवलप हो गई है, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? इन ऑर्डर टू फुलफिल नीड, आप दो काम करोगे। या तो किसी चीज का इस्तेमाल बढ़ा दोगे। हाँ कहना, फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। या तो किसी चीज का इस्तेमाल कम कर दोगे। हाँ कहना भाई, बिल्कुल हाँ। अब आप अपना दिमाग का इस्तेमाल बढ़ाओगे। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बढ़ाओगे, तो लमार्क ये कहता है कि जब भी किसी चीज को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, तो वो चीज क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और जो चीज एक्टिव हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। और जिस चीज का इस्तेमाल बढ़ जाता है मेरी बॉडी के अंदर, वो चीज क्या हो जाती है? वेल डेवलप हो जाती है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। तो लमार्क सिर्फ इतना कहता है कि एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है, कंडीशन चेंज हो रही है। कंडीशन चेंज हो रही है तो जरूरत इजाद हो गई। जब जरूरत इजाद हो गई, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करोगे। जब वो चीज ज्यादा इस्तेमाल होगी, तो जाहिर सी बात है वो चीज एक्टिव हो जाएगी। जब वो चीज एक्टिव हो जाएगी, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? वेल डेवलप के अंदर। और जिस चीज को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सिंपली बात है, वो आपकी बॉडी क्या समझेगी? वो आपकी बॉडी ये समझेगी कि भाई इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आपकी बॉडी उसे क्या करेगी? आपकी बॉडी उसे ए ट्रॉफी के अंदर ले जाएगी। सर ए ट्रॉफी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी उसे सिंपली आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, रिड्यूस करना शुरू कर दे। अब होगा क्या? ये वेल डेवलप ऑर्गन आहिस्ता 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 एक नए कैरेक्टर के अंदर डेवलप हो जाएगा। एक नया कैरेक्टर क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता एक नया कैरेक्टर क्या होने वाला है? अ न्यू कैरेक्टर इज एक्वायर्ड। एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया, एक्वायर हो गया, बन गया। एक्वायर का मतलब है बना। किसने बनाया? इसी ऑर्गेनिज्म ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जरूरत थी। अ न्यू कैरेक्टर इज एक्वायर्ड। और ये जो नया कैरेक्टर है, जो कि किसी ऑर्गन के ज्यादा यूज की वजह से आया, ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाएगा इनहेरिट। और कहां चला जाएगा भैया?
और चला जाएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता ये नया कैरेक्टर एक नए स्पीशी के अंदर इस ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? ये तो आपने सिंपल सिंपल जो है ना वो थ्योरी समझा, ये आपने सिंपल सिंपल थ्योरी समझा। आओ इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, आओ इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स की बात करूं ना, तो इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल आती है वो आती है इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। अब ये इवोल्यूशन ऑफ जिराफ क्या कहती है? लमार्क ने इवोल्यूशन ऑफ जिराफ को क्यों पेश किया? देखो इसी इसी सारे फ्लो चार्ट पे मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ जिराफ भी समझा दूंगा। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ जिराफ ये कहती है, लमार्क ये बताता है कि भाई जिराफ क्या खाते हैं? जिराफ खाते हैं पत्ते। अब पत्ते जाहिर सी बात है वो नीचे थे, तो आहिस्ता आराम से जिराफ खा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे जिराफ की पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे पत्ते जमीन से खत्म होने लगे, क्योंकि ज्यादा पत्ते, जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत सारे जिराफ होंगे। जब बहुत सारे जिराफ होंगे तो जमीन से ज्यादा पत्ते खाएंगे कम पत्ते खाएंगे? ऑब्वियसली ज्यादा पत्ते खाएंगे। तो इसका मतलब है एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, एनवायरमेंट के अंदर क्या आ गया है? चेंज आ गया है। अब जब एनवायरमेंट के अंदर चेंज आ गया है, नीचे पत्ते खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ ऊपर पत्ते बचे हैं, तो इनको क्या करना है? ऊपर से पत्ते खाना है जिंदा रहने के लिए, हाँ के ना? तो इसका मतलब है एक जरूरत पैदा हो गई है। किस चीज की जरूरत? जिंदा रहने के लिए पत्ते खाने की जरूरत। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे? एक ऑर्गन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब इनको ऊपर गर्दन करके खाना है, तो ये किसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे? नेक का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। जब ये नेक का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? नेक आहिस्ता 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 वेल डेवलप हो जाएगी। और जब नेक वेल डेवलप होगी, यानी कि नेक लंबी होगी, जाहिर सी बात है कि ऊपर गर्दन करके खाने की कोशिश करेंगे, तो नेक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नेक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेक ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वेल डेवलप हो रही है, और आहिस्ता 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 इनकी नेक क्या होने लगी? इनकी नेक का साइज बड़ा होने लगा। और ये जो कैरेक्टर था, ये जो नया कैरेक्टर, नेक का बड़ा साइज, ये एक नया कैरेक्टर है ना, ये जो नया कैरेक्टर है ये इनहेरिट हो गया और इनके बच्चों के अंदर भी आने लगा। एंड अल्टीमेटली आहिस्ता 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 जिराफ की क्या हो गई? नेक लंबी हो गई। इसी तरीके से, इसी तरीके से ये थ्योरी आपका और भी बताती है, ये थ्योरी आपकी इवोल्यूशन बताती है। किसकी? ये थ्योरी आपकी इवोल्यूशन बताती है लिम्स इन स्नेक। ठीक है, लॉस्ट ऑफ, लॉस्ट ऑफ लिम्स इन स्नेक। भाई कहा यह जाता था कि आज से कई हजार साल पहले स्नेक्स के पास क्या होते थे? लिम्स होते थे चलने के लिए। लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि उनको लिम्स का कोई काम नहीं था, तो लिम्स लिम्स का कोई काम नहीं था तो लिम्स क्या होने लगे? लिम्स डिस्ट्रॉय होने लगे, वो खत्म होने लगे, एट्रोफी के अंदर जाने लगे। एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली आहिस्ता 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 स्नेक्स के पास से क्या खत्म हो गए? टांगे खत्म हो गई, लिम्स खत्म हो गए। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दी जाती है, वो एग्जाम्पल दी जाती है क्या भाई? वो एग्जाम्पल दी जाती है डेवलपमेंट ऑफ लंग्स इन फ्रॉग। आप पढ़ते हो कि फ्रॉग्स के अंदर आपको लंग्स मिलते हैं, बट फ्रॉग्स पानी में भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ लंग्स है ना, ये कैसे हुई फ्रॉग्स के अंदर? ये भी सुन लो सिंपल, आसान जबान के अंदर। भाई सिंपल सी बात है, फ्रॉग्स रहते थे पानी के अंदर, लेकिन जब उन्होंने जमीन के ऊपर आना शुरू किया तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आहिस्ता 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 उनके अंदर क्या उनके अंदर नीड डेवलप हो गई? किसकी? लंग्स की। और जब उनके अंदर नीड डेवलप हो गई लंग्स की, तो उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, और अल्टीमेटली उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ पार्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल दी जाती है, वो भी दे देता हूं। वेबिंग ऑफ, वेबिंग, वेबिंग इन एक्वाटिक बर्ड्स। आपने कभी बतख को देखा है? बतख के पाँव को देखा है? बतख के पाँव कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं।
सवाल ये होता है कि बत्तख के पांव जुड़े हुए क्यों होते हैं? क्योंकि बत्तख के पांव जो है ना, वो इस्तेमाल करते हैं तैरने के लिए। ठीक है। तो क्योंकि उनको तैरना तो आहिस्ता आहिस्ता उनके पाँव में क्या आने लगी, वेबिंग आने लगी। ठीक है। उनके पाँव में क्या आने लगी, वेबिंग आने लगी। तो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल्स जो आपकी दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल्स जो आपके लेमार्क ने दी। अब सवाल ये होता है कि क्या लेमार्क की बात ठीक भी थी? लेमार्क ने क्या सही बात की थी? लेमार्क की बात क्या तस्लीम कर ली जाए? भाई देखो, लेमार्क के ऊपर, लेमार्क की जो बात है ना, वो तस्लीम क्यों नहीं की जा सकती? उसके अंदर कुछ बड़े बड़े झोल हैं। और वो बड़े बड़े झोल क्या है? देखो, लेमार्क की थ्योरी ये कहती है, लेमार्क के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ? लेमार्क के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ? लेमार्क ये कहता है, देखो, लेमार्क ये कहता है, ये आपने सुना होगा फिनोटाइप। सुना है भाई? फिनोटाइप किसे कहते हैं जल्दी बताओ, पिछला चैप्टर ही हमने ये पढ़ा। बोलो, फिनोटाइप किसको कहते हैं? आई वांट योर आंसर्स। फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस। अब सवाल ये होता है कि लमार्क ये कहता है कि फिनोटाइप डिपेंड करती है किसके ऊपर? फिनोटाइप डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के ऊपर। यानी कि ये जो जिराफ की लंबी नाक है, लंबी सॉरी लंबी नेक है, ये क्यों है? इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। बट क्या सिर्फ फिनोटाइप इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से चेंज होती है? बोलो भाई, इसके अंदर जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं होता? बोलो। नहीं, फिनोटाइप के अंदर ना सिर्फ एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, बल्कि साथ साथ जीनोटाइप का भी इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि लेमार्क की बात ये तो बताती है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के ऊपर, बट लेमार्क की बात ये नहीं बताती कि जीनोटाइप का इफेक्ट क्या है। तो लेमार्क की बात यहां पे फेल हो जाती है, पहली चीज। ठीक है, चलो अब इधर सुन लो। अच्छा, तो पहली चीज तो लेमार्क ने ये फेल कर दी। दूसरी बात जो लेमार्क ने नहीं की, लेमार्क ने ये जो कहा ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये जो जस्टिफाइड है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन तो जस्टिफाइड है। कैसे सर? भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप जिम जाना शुरू करो और जिम जाके डंबल्स उठाओ और डंबल उठा के बाइसेप को डेवलप करो। तो आप क्या करोगे? अगर बाइसेप का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके बाइसेप ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। लेकिन लेट सपोज एक एक पेशेंट है, वो पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, और वो पेशेंट क्या हो जाता है? बेड रिडन हो जाता है, बेड पे हमेशा के लिए जो है वो बेड पे आ जाता है, वो चल फिर नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर वो इस पाँव का इस्तेमाल कम कर देगा, पाँव का इस्तेमाल छोड़ देगा, तो उसके पाँव के मसल्स क्या होने लगेंगे? आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी के अंदर चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वेस्टिंग की तरफ चले जाएंगे, आहिस्ता 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 क्या होना शुरू हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। और अल्टीमेटली आप कभी देखना, वो पेशेंट जो लंबे अरसे तक बेड रिडन होते हैं, उनके पाँव कितने हो जाते हैं? पतले पतले से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लमार्क की जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात थी ना, वो तो जस्टिफाइड थी। हाँ क्या ना भैया? हाँ क्या ना भाई? ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात जो लमार्क ने की, दैट वाज बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी कि ये जो नया कैरेक्टर है ना, ये इनहेरिट हो रहा है, ये इनहेरिट हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि लमार्क अपनी थ्योरी पेश करता है किसके अंदर? कौन से एयर के अंदर? एयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई बताओ, एयर कौन सा है? 1809। मुझे एक बात बताओ, क्या 1809 तक जेनेटिक्स के बारे में आपको कुछ पता था? नहीं पता था। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में जो पहली बात की वो की मेंडल ने।
और मेंडल देता है थ्योरी 1865 के अंदर, ये साहब आते हैं 1809 के अंदर। तो इनके इनके टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लमार्क है वो ये नहीं बता पाया कि ये जो नया कैरेक्टर है ये इनहेरिट कैसे होगा, वो इसकी जेनेटिकल बेसिस नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उस टाइम तक जेनेटिक्स का कोई नाम नहीं था, और उस वक्त तक आपका मेंडल नाम का कोई शख्स दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। तो वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सका, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सका, क्योंकि लोगों ने उस पर एतराज उठाया, लोगों ने उसके उस पर एतराज उठाया। अब वो एतराज क्या उठाया? अब मैं भी एतराज उठा सकता हूं। वो एतराज सिंपल सा ये कि भाई मुझे ये बताओ कि लेट सपोज एक शख्स है, उसके एक्सीडेंट के अंदर टांग कट जाती है, तो मेंडल तो लमार्क तो ये कहता है कि भाई कोई भी नया कैरेक्टर है वो बच्चे के अंदर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई भी नया कैरेक्टर एक्स वाई जेड, कोई भी नया कैरेक्टर है वो सिंपल चिल्ड्रन के अंदर इनहेरिट होगा। बट एक शख्स है उसकी टांग कटी आती है, तो क्या उसका बच्चा लंगड़ा पैदा होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है मेंडल ये नहीं बता पाया कि म्यूटिलेशन आ जाए। म्यूटिलेशन का मतलब है अगर टांग कट जाए, तो उसका बच्चा जो है वो टांगों वाला क्यों पैदा होता है? मेंडल ये नहीं, लमार्क ये नहीं बता पाया। फिर लमार्क एक और मैं क्रिटिसिज्म कर सकता हूं। भैया हमारे मुआशरे के अंदर खवातीन करवाती हैं एयर एंड नोज पियर्सिंग, नाक कान छिदवाती हैं। लमार्क ये कहता है कि कोई भी नया कैरेक्टर होगा, ये भी तो एक नया कैरेक्टर है ना, कोई भी नया कैरेक्टर होगा वो बच्चे के अंदर जाएगा जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी देखा है कि किसी खातून के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो और उस बच्ची में नाक कान छिदी हुई हो? लमार्क, सॉरी बेटा, अगर मेंडल का कहीं नाम निकल जाए तो लमार्क बिल्कुल नहीं है। तीसरी और बात करता हूं। एक चीज होती है जिसको आप कहते हो सिरकमसिजन। सिरकमसिजन कहते हैं खतना को। अब आपने देखा होगा कि भाई मुस्लिम कल्चर के अंदर जो आपकी मेल्स होते हैं, इनकी पीनिस पे जो फोरस्किन होती है इसको रिमूव किया जाता है, और ये मुस्लिम्स और ज्यूज के कल्चर के अंदर होता है। ये एक नया कैरेक्टर है। तो क्या एक शख्स जो कि मुस्लिम है, जिसका सिरकमसिजन हुआ हुआ है, खतना हुई हुई है, उसका बच्चा सिरकमसाइज पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह है कि लमार्क ये सारी बातें नहीं बता पाया। अब इन बातों को जस्टिफाई करने के लिए एक साहब आए, जिन साहब का नाम है वीजमैन। क्या नाम है? वीजमैन। अब ये जो वीजमैन है ना, वीजमैन, इन वीजमैन ने एक थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी को क्या कहा जाता है भाई? जिस थ्योरी को जाता है जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। आई डोंट नो ये आपकी किताबों के अंदर है या नहीं है भाई किसी किताब के अंदर? मुझे याद पड़ रहा है बीटीबी के अंदर है। पुरानी किताब के अंदर तो थी, तो इसलिए मैं पढ़ाता हूं। जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी क्या कहती है? जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी ये कहती है, ये थ्योरी वीजमैन ने पेश की थी। वीजमैन ये कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर सेल जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक सेल वो होते हैं
जो आपका रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स। और बाकी सेल्स वो होते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड दे आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। अब ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड का होने का मतलब ये है कि भाई सोमैटिक सेल क्या हो सकता है, लिवर का सेल हो सकता है, लिवर का सेल लिवर वाले काम करेगा। इसी तरीके से एक सेल ब्रेन का हो सकता है, वो ब्रेन का काम करेगा। तो इनके फंक्शंस जो है ना वो डिफरेंट है, ये डिफरेंशिएटेड हुए हैं। कोई सेल लिवर का काम कर रहा है, कोई सेल ब्रेन का काम कर रहा है, कोई सेल स्टमक का काम कर रहा है। इसका मतलब है सोमैटिक सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि जो आपके जर्म सेल्स होते हैं ना, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्पर्म का काम कुछ और है, दूसरे स्पर्म का काम कुछ और है, तीसरे स्पर्म का काम कुछ और है, नहीं। स्पर्म सारे एक जैसे होते हैं। रिमेन अनडिफरेंशिएटेड। अब वीजमैन ये कहता है कि भाई एक है स्पर्म, दूसरा है ओवम, ये दोनों है जर्म सेल्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। ये जाइगोट भी कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड। आहिस्ता 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 इस जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट होंगी, डिवीजन स्टार्ट होंगी, एंड अल्टीमेटली ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि ये पूरे जाइगोट के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे। अब वीजमैन क्या बात करता है, वीजमैन ये कहता है कि वो कैरेक्टर जो कि जर्म सेल्स के अंदर इनहेरिट होंगे, सिर्फ वही अगली जनरेशन के अंदर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर सुनना, वीजमैन ये कहता है कि वो कैरेक्टर्स, वो एक्वाइर्ड कैरेक्टर्स, वो नए कैरेक्टर्स जो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है, बनाता है, सिर्फ वही इनहेरिट हो सकते हैं, सिर्फ वही इनहेरिट हो सकते हैं जो किसके जरिए, जो किसको इफेक्ट करे, जो किसके अंदर इनहेरिट हो, जर्म सेल्स के अंदर इनहेरिट हो। सर सवाल ये होता है कि मैं कैसे मान लूं कि वीजमैन बात ठीक कर रहा था। वीजमैन ने किया था एक एक्सपेरिमेंट, और वीजमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसके अंदर उसने क्या किया, 22 जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक उसने काटी चूहे की दुम, माइस की टेल को कट किया। बट हर दफा जब चूहा आता था, जब चूहा पैदा होता था, तो विद टेल प्रेजेंट होता था, टेल के साथ पैदा होता था। क्योंकि ये कैरेक्टर जर्म सेल को मुतासिर नहीं कर रहा था, जर्म सेल के जरिए इनहेरिट नहीं हो रहा था, इसलिए ये नया कैरेक्टर कहां नहीं गया, ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं गया। दिस इज द सिंपल रीजन। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े भाई। चलो आगे बढ़े, और अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा इनहेरिट ही नहीं हो रहा था ना वो। अगर इनहेरिट हो रहा होता तो मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चा दुम के साथ पैदा होता, ऑब्वियसली नहीं होता। इनहेरिट ही नहीं हुआ ना वो तो सोमैटिक सेल के अंदर चेंज आया था, इस वजह से वो इनहेरिट नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये चाहोगे कि तुम
कॉम्प्लेक्स जिंदगी से आज चिराग लेके पढ़ो, तुम ये चाहोगे? नहीं चाहोगे। जब तुम ये नहीं चाहोगे तो लाइफ भी नहीं चाहती कि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आए। भाई कौन उल्टा चलना चाहता है? तो सर जर्म सेल में कैसे चेंज आएगा? देखो जर्म सेल में चेंज ऐसे आएगा, लेट सपोज आप क्या करो, जर्म सेल में किसी जीन को किसी जीन को खराब कर दो। तो मुझे ये बता लेट सपोज मैं एक काम करता हूं कि एक सेल लेता हूं, जर्म सेल लेता हूं और उसके अंदर से मान के चलता हूं कि मैं आपका एक जीन है जो कि प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन आगे जाके सेल में एक फंक्शन करता है। उस जीन के अंदर क्या कर देता हूं, म्यूटेशन कर देता हूं। और म्यूटेशन क्या कर रहा हूं, जर्म सेल के अंदर। तो मुझे बताओ, जब ये जर्म सेल आगे जाके जाइगोट बनाएगा दूसरे जर्म सेल के साथ मीट करके, तो क्या वो प्रोटीन बनेगा? बोलो भाई। नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये कि लमार्क की आधी बात ठीक थी, आधी ठीक नहीं थी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं ना, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इसको हमने पढ़ना है जल्दी जल्दी, और इसको हम डिस्कस करेंगे भैया। चलो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी थ्योरी का दूसरा नाम है डार्विन्स थ्योरी, क्योंकि किसने पेश की थी, डार्विन ने पेश की। तो इसे आप कह सकते हो डार्विनिज्म, ये डार्विन्स थ्योरी। तो डार्विन के ये जो नजरियात थे ना इवोल्यूशन के बारे में, इसको कहते हैं आप डार्विनिज्म। तो अब नाम तो आपको पता ही चल चुका है ये थ्योरी किसने पेश की थी। तो लमार्क के बाद आगे चल के एक और बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंसदान आए, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था भैया? चार्ल्स डार्विन नाम था। अब ये जो चार्ल्स डार्विन थे ना, ये उस एयर में पैदा हुए हैं जिस एयर में लमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी। बताओ वो कौन से एयर था, याद हो जाएगा ऐसे। कोई मुझसे पूछ रहा था सर ये बताएं कि डेट्स कैसे याद होंगी, मैं अभी याद कराता हूं आपको। जिस एयर लमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी ना, उस एयर डार्विन पैदा हुआ। हाँ भाई। शाबाश। 1809 के अंदर डार्विन पैदा होता है। कब पैदा होता है भैया? 1809। तो डार्विन साहब पैदा होते हैं 1809 के। अच्छा। और अच्छा, 1809 के अंदर डार्विन पैदा होता है। मैं लिखता हूं यहां पे बी, बी का मतलब है बॉन्ड। बॉन्ड कब हुए? 1809 के। कहां पैदा हुआ? इंग्लैंड में। कहां पैदा हुआ भैया? इंग्लैंड में। जहां पे आज जाने की आप तमाम लोगों की ख्वाहिश है, इंग्लैंड में पैदा हुआ। और इसकी थ्योरी की आइडियाज को डार्विनिज्म कहा था। अब थोड़ी सी कहानी है डार्विन की, सुनते जाना। डार्विन जो था ना, वो एक बड़े अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखता था। और इनके जो अब्बा जान थे ना, वो थे एक बड़े जबरदस्त किस्म के फिजिशियन थे। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने अपना उस जमाने का जो मैट्रिक होगा वो किया होगा, फिर इंटर किया होगा। अब यूनिवर्सिटी के दौर में इन्होंने एडमिशन लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ने के लिए, सोचो। आप लोग चाहते हो एमबीबीएस पढ़ना, ये क्या पढ़ना चाहते थे? ये पढ़ना चाहते थे थियोलॉजी।
थियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ गॉड विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। इस कायनात के रिस्पेक्ट में, इस कायनात के हिसाब से खुदा को पढ़ना, दैट इज द थियोलॉजी। ठीक है। अब इस थियोलॉजी के अंदर इन्होंने ना सिर्फ थियोलॉजी को पढ़ा, बल्कि बायोलॉजी को भी पढ़ा और जियोलॉजी को भी पढ़ा। और तकरीबन कोई 22 साल की उम्र में, यानी कि 1831 में, 1809 से 22 साल की उम्र कब बनती है? 1831 में। 1831 में 1831 में इन्होंने क्या किया? अब सुनते जाना मेरी बात ना। 1831 के अंदर इन्होंने एक एक जहाज जा रहा था ब्रिटिश नेवल का, जिस नेवी नहीं होती पाकिस्तान की नेवी, इसी तरीके से एक जहाज जा रहा था ब्रिटिश नेवी का, जिसका नाम था, उस जहाज का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उस जहाज का नाम है HMS बीगल। वो HMS बीगल जो है ना, वो दुनिया में सफर करने के लिए जा रहा था। तो इन्होंने उस सफर को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन वोएज का मतलब है सफर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कौन से जहाज पे किया भैया? HMS बीगल। ये HMS बीगल क्या था? बरतानवी बहरिया का, बरतानवी बहरिया बोले तो इंग्लिश नेवी का, इंग्लिश नेवी का एक जहाज था। जहाज का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इनकी कहानी आपको पढ़नी पड़ी है, तो खुद को ऐसा बनाओ कि कल को कोई आपकी कहानी पढ़े। सही है। अब ये जो जहाज है ना, ये जहाज पूरी दुनिया में घुमा। और ये जो बीगल है ना, ये जो HMS बीगल है, ये निकला था प्लेमोथ, इंग्लैंड से। और ये आहिस्ता आहिस्ता घूमते 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 साउथ अमेरिका पहुंचा था। अब साउथ अमेरिका पे जब ये पहुंचा ना, तो साउथ अमेरिका पे पहुंचने के बाद ये लोग उतरे साउथ अमेरिका पे। तो ये जो डार्विन साहब थे ना, इन्होंने साउथ अमेरिका में एक आइलैंड देखा, जिस आइलैंड का नाम था गैलापेगोस आइलैंड। ठीक है। तो ये उतरे एक आइलैंड पे, और वो आइलैंड कहां था? साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में ये उतरे एक आइलैंड पे, जिस आइलैंड का नाम था गैलापेगोस। गैलापेगोस कहते हैं टॉर्टोइस को, लोकल लैंग्वेज के अंदर। गैलापेगोस का मतलब है टॉर्टोइस। ठीक है। तो बेसिकली ये जो गैलापेगोस आइलैंड है ना, ये एक आइलैंड नहीं था, ये बहुत सारे आइलैंड थे। तकरीबन कहा यह जाता है कि ये बहुत सारे आइलैंड थे, जो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया घेरते थे। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे, बहुत सारे आइलैंड्स थे। और वहां पे इस आइलैंड पे इन्होंने गुजारे 2 महीने। 2 महीने की छुट्टियां कहां पे गुजारी भाई? इस आइलैंड पे गुजारी। अब इस आइलैंड पे 2 महीने की छुट्टियां गुजार के किया क्या उसने? इस आइलैंड पे 2 महीने की छुट्टियां गुजार के इसने बेसिकली इसने बेसिकली वहां पे मौजूद डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स को पढ़ा। तो वहां पे किसको स्टडी किया? वहां पे मौजूद डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स को पढ़ा। और प्लांट्स को पढ़ा। और उसने ये देखा, डार्विन ने ये देखा, कि इस गैलापेगोस आइलैंड पे जो प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं ना, वो उनसे मिलते जुलते हैं जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। सर, इसमें कौन सी नई बात कर दी? भाई, साउथ अमेरिका में एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर जो एनिमल मिलेगा, वो साउथ अमेरिका से मिलता जुलता मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर, लॉजिकली ये बात तो बड़ी आसान सी बात है ना, कि एक आइलैंड अगर साउथ अमेरिका के अंदर मिल रहा है, तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि उसके अंदर जो एनिमल प्लांट मिलेंगे वो साउथ अमेरिका जैसे मिलेंगे। लेकिन गौर करो, मैंने क्या कहा? आइलैंड है। आइलैंड की जमीन क्या जुड़ी हुई होती है? आइलैंड किसे कहते हैं? जजीरे को कहते हैं। जजीरा, जजीरा जो है, वो क्या जमीन के साथ जुड़ा होता है? नहीं। भाई, साउथ अमेरिका में एक जजीरा है, जजीरे के इर्द गिर्द क्या होगा? समंदर होगा। अब जब समंदर होगा, तो मुझे बताओ, क्या साउथ अमेरिका वाला एनिमल निकल के उस गैलापेगोस आइलैंड पे आ सकेगा? अगर कोई जमीन का जानवर है तो बिल्कुल नहीं आ सकेगा। अब इसका मतलब ये है, सुनना जरा,
इसका मतलब ये है कि उस गैलापेगोस आइलैंड पे जो डार्विन साहब है ना, इन डार्विन साहब को इन डार्विन साहब को ये जो एनिमल्स और प्लांट्स मिले ना, ये साउथ अमेरिका जैसे मिले। तो अब डार्विन ने और कुछ चीजों को पढ़ा। अब डार्विन ने दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो ऑर्गेनिज्म को देखा वहां पे। दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। कौन से दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, मैं यहाँ पे एक का नाम लिखता हूं। एक उसने पढ़ा, एक उसने बड़ी गौर से देखा, कुछ फिंचेस थी, ठीक है, जिन्हें आप कहते हो डार्विन फिंचेस। उसने कहा कि भाई आज से इनका नाम डार्विन फिंचेस होगा। क्या होगा भाई? अपने नाम पे फिंचेस का नाम रख दिया। फिंचेस कहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर घरों के अंदर छोटी छोटी चिड़ियाएं होती हैं, उन चिड़ियाओं को फिंचेस कहा जाता है। तो साउथ अमेरिका में गैलापेगोस आइलैंड पे जो इसको छोटी छोटी चिड़ियाएं मिली थी ना, उसको इसने क्या कह दिया, डार्विन फिंचेस का नाम दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डार्विन फिंचेस थी कैसी। इधर देखना होगा। अब ये छोटी छोटी चिड़ियाएं थी। लेट मी शो यू। ओके, सी हियर। अब ये छोटी छोटी चिड़ियाएं थी जो तकरीबन कितनी थी, कहा यह जाता है कि 13 से 14 थी। अब सर कुछ किताबों के अंदर 13 मिलता है, कुछ किताबों के अंदर 14 मिलता है, हम क्या याद रखें? फेडरल बोर्ड के अंदर 14 फिंचेस मिलती हैं और आपके बाकी बोर्ड्स के अंदर 13 फिंचेस मिलती हैं। तो डार्विन ने इस गैलापेगोस आइलैंड पे इस गैलापेगोस आइलैंड पे फिंचेस देखी, और ये फिंचेस मिलती जुलती थी। ये फिंचेस क्या थी? मिलती जुलती थी। इन मिलती जुलती फिंचेस को उसने कह दिया डार्विन फिंचेस। अब ये जो फिंचेस थी ना, ये मिलती जुलती तो थी, लेकिन फर्क था सिर्फ इनकी बीक्स के अंदर, इनकी चोंच के अंदर। अगर आप देखो ये सारी फिंचेस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी चोंच के अंदर फर्क है। देखो इसकी चोंच थोड़ी सी नोकीली है, इसकी थोड़ी सी अलग है, इसकी थोड़ी सी अलग है। तो इसका मतलब ये है कि डार्विन ने देखा कि ये फिंचेस आपस में तो मिलती जुलती हैं, लेकिन क्या है, इनकी इनकी बीक्स के अंदर फर्क है। यहां पे डार्विन को जो फिंचेस मिली ना, वो कैसी थी? क्लोजली रिलेटेड थी, आपस में एक जैसी मिलती जुलती थी। बट इनकी इनकी किसके अंदर फर्क था? इनकी बीक्स के अंदर फर्क था। बट बीक्स बीक्स कहते हैं चोंच को। बीक्स आर डिफरेंट। और कितनी डार्विन फिंचेस थी? भाई मैंने आपको बता दिया। सम बुक्स सेज 14, सम बुक्स क्या एफटीबी कहती है 14, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड कहती है कि 14, और बाकी बोर्ड्स की किताबें कहती है 13। ठीक है, तो आप, आपका जो भी बोर्ड है, अगर नेशनल लेवल पे होता है तो इस किस्म का सवाल आएगा नहीं, और अगर प्रोविंशियल लेवल पे होता है तो इस किस्म का सवाल आएगा, तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से इसे आंसर कर देना, ठीक है। तो बेसिकली आपका डार्विन ने एक तो फिंचेस को पढ़ा, दूसरा डार्विन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ा। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं, ये तो फिंचेस की बात हो गई ना। डार्विन ने एक और चीज को पढ़ा। डार्विन ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मखलूक को गैलापेगोस आइलैंड पे पढ़ा, और वो था आपका टोर्टोइस। मैंने आपको बताया गैलापेगोस का नाम क्या था। गैलापेगोस इज बेसिकली, गैलापेगोस का मतलब है टर्टोइज। तो वहां पे क्या थे, बहुत बड़े बड़े टर्टोइज मिलते थे, जायंट टर्टोइज मिलते थे। अब वो टर्टोइज कैसे दिखते थे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इधर देखना, जस्ट गेट मी। उसके लिए मुझे पिक्चर चाहिए होगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो,
मैं काम करता हूँ, टर्टोइज यहाँ पे लिखता हूँ। चलो इधर लो। पहले हम इसको जरा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग, चलो आप इधर टर्टोइज देखना। ठीक है, जस्ट गिव मी। ये देखो, ये इसको इसने वहां पे दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्टोइज भी पढ़े। टर्टोइज कहते हैं टर्टल, बड़े बड़े जो टर्टल्स होते हैं ना, इनको टर्टोइज कहा। अब गैलापेगोस आइलैंड पे इसको इस किस्म के दो बड़े टर्टोइज मिले। अब अगर आप गौर से देखो तो फर्क इन दोनों टर्टोइज के अंदर क्या है, कोई बता सकता है भैया? एनीवन, आई वुड बी रियली इम्प्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे इन दो टर्टोइज के दरमियान का डिफरेंस बता दे। हाँ भैया बोलो। एनीवन, कोई बता सकता है? नेक का डिफरेंस है? नेक, नेक का डिफरेंस नहीं है। नेक का डिफरेंस नहीं है, और बोलो। बोलो भैया। और भाई, इन दोनों टैटोइज के अंदर जो असल फर्क है ना, वो है शेल। किसका फर्क है? शेल का फर्क है। तो अब बेसिकली डार्विन ने दो किस्म के टैटोइज देखे। एक ये टैटोइज है, एक ये वाला टैटोइज है, जिसका अगर आप देखोगे ना शेल, वो कैसा है? डोम शेप है। डोम शेप का मतलब है इस तरीके से, गुंबद नुमा। और इसका अगर आप शेल देखो ना, तो इसका शेल कुछ इस तरीके से, जिसे आप सैडल बैक कह सकते हो। सैडल बैक का मतलब है, सैडल कहते हैं पाँव रखना, वो अक्सर आपने देखा हो घोड़े की, घोड़े से उतरते हुए पाँव रखते हैं ना, उस किस्म का कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो बेसिकली डार्विन ने ये नोटिस किया कि कुछ टर्टोइज ऐसे हैं जिनका शेल बड़ा है और डोम शेप है, कुछ का ऐसा है जैसे सैडल लाइक है। अब ये डिफरेंस है कि आ, ये डिफरेंस सिर्फ इस वजह से ये डिफरेंस सिर्फ इस वजह से क्योंकि क्योंकि इनके अंदर क्या हुई है? इवोल्यूशन हुई है, और इनके शेल्स के अंदर क्या आया है? चेंज आया। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो डार्विन ने यहाँ पे दो तरह के क्या पढ़े? दो तरह के टेटोइस पढ़े। एक वो जिनका क्या था? डोम शेप शेल था। और दूसरा टेटोइस जो इसने पढ़ा, वो था सैडल शेप वाला, सैडल शेप शेल टैटूज। ठीक है, अब ये सारी कहानी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डार्विन की थ्योरी डेवलप कैसे हुई। हाउ डार्विन थ्योरी डेवलप। अच्छा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं इसको एक ही पेज पे लिख दूं। ठीक है, हाउ डार्विन्स थ्योरी डेवलप। डार्विन की थ्योरी डेवलप कैसे हुई? डार्विन ने अपनी थ्योरी बनाई कैसे? किस तरीके से डार्विन की थ्योरी डेवलप होती है? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट के नेम है, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा इसको गौर से सुनना। ये भी एक कहानी की तरह ही आपने सुनना होगा। एक बहुत सब डार्विन की जो असल कहानी है ना, वो शुरू होती है किसके अंदर? जब वो स्टार्ट करते हैं सफर। और कब वो सफर स्टार्ट करता है? 1831 के अंदर। सर, तो ये सफर कब खत्म होता है?
ये सफर खत्म होता है तकरीबन कोई 1836 के अंदर। तो 1836 वो साल है कि जब डार्विन का ये जो वोयेज है, ये जो सफर है, तकरीबन 6 साल के अंदर, तकरीबन 5 साल के अंदर ये सफर खत्म होता है। अब होता यह है कि डार्विन की जो असल सारी कहानी है ना, वो घूमती कैसे, डार्विन की थ्योरी डेवलप कैसे होती है। डार्विन ने जो थ्योरी दी है वो 1830s के अंदर दी है, ठीक है, लेकिन उसने डार्विन ने जो थ्योरी बनाई थी ना, वो बनाई थी 1830s के अंदर, बट उसने जो थ्योरी पेश की ना, वो 1842 के अंदर पेश की। और ये थ्योरी जब डार्विन ने खुद लिखी थी ना, तो ये 35 पेज की थ्योरी थी, लेकिन 2 साल के बाद ये थ्योरी 35 पेज से 230 पेजेस पे चली गई। डार्विन ने तब भी उसे पब्लिश नहीं किया, लेकिन और इस दौरान डार्विन जो है वो क्या जमा करता रहा, फैक्ट्स जमा करता रहा, फिगर्स जमा करता रहा, एविडेंसेस जमा करता रहा। अब डार्विन की थ्योरी स्टार्ट कैसे होती है, डार्विन अपनी थ्योरी को बनाता कैसे, तो कहा यह जाता है कि डार्विन जब सफर पे जा रहा था ना, तो डार्विन एक किताब लेकर गया अपने साथ, और वो किताब लिखी थी चार्ल्स लेयल ने। किसने? चार्ल्स लेयल। ठीक है, अब मेरी बात सुनते रहना। चार्ल्स लेयल। अब ये जो चार्ल्स लेयल साहब है ना, इन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी कहते हैं जमीन को पढ़ना। तो इनकी जो किताब थी ना, उस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। और ये 1830s की बात है। जाहिर सी बात है, जब डार्विन जा रहा था तो अपने साथ किताब लेकर गया था। इस प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के अंदर एक साइंटिस्ट की थ्योरी पेश की गई थी। जिस थ्योरी को पेश करने वाला साइंटिस्ट था, कौन? जिस थ्योरी को पेश करने वाला साइंटिस्ट था जेम्स हटन। और थ्योरी थी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म मैटेनिज्म। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म इटारियनिज्म। यूनिफॉर्म इटारियनिज्म, ठीक है। इस थ्योरी को लिखने वाले का नाम है जेम्स हटन। किसने लिखा? जेम्स हटन ने। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है, सिंपल, अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं ना, तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई दुनिया के अंदर जो है, वो जमीन आज जैसी दिखती है ना, ये आज है नहीं वैसी। जैसे आज के जमाने में जो आपको छोटे छोटे माउंटेन दिखते हैं ना, आज से कई हजार साल पहले ये बड़े 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 माउंटेन्स होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ, वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, ये बड़े पहाड़ कन्वर्ट हुए छोटे पहाड़ों के अंदर, और आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर ये छोटे छोटे पहाड़ कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे टीलों के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि जमीन के ऊपर क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस इतने अरसे के अंदर आ रहे हैं कि आपको जितनी पुरानी आज जमीन लगती है ना, जमीन उससे कई हजार साल पुरानी है। सिंपल, दिस वॉज द थ्योरी विच इज प्रेजेंटेड बाय द जेम्स हटन। ठीक है, अब आगे जब डार्विन वापस आ जाता है ना 1836 के अंदर, तो 1836 के अंदर वापस आने के बाद वो एक किताब पढ़ता है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की किताब होती है जिसका नाम है थॉमस आर मेल्थस। ठीक है, थॉमस आर मेल्थस, ठीक है, सुनते रहना। थॉमस आर मेल्थस। अब ये जो थॉमस आर मेल्थस है ना, ये इनकी एक किताब पढ़, डार्विन आने के बाद। और आने के बाद जब ये किताब
किताब पढ़ता है, वो किताब नहीं था, बेसिकली ऐसे था, और वो ऐसे था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर, ठीक है। तो इन्होंने एक एक ऐसे लिखा था, एक किताब ही समझ लो, एक ऐसे लिखा था जिस ऐसे का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब ये सारी चीजें जो है ना, वो डार्विन की थ्योरी बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है ना, ये क्या कहती है? ये कहती है कि आपके पास जो इंसानों की पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली। क्या मतलब? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मतलब ये कि एक इंसान था, एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से आठ हुए, आठ से 16 हुए, 16 से 32 हुए। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। जबकि अगर आप देखोगे फूड रिसोर्सेस, दुनिया में जो खाने पीने के फूड रिसोर्सेज है ना, वो ग्रो करते हैं अर्थमेटिकली। क्या मतलब? क्या मतलब? फूड रिसोर्सेज अगर एक है, तो एक से होगा दो, दो से होगा तीन, तीन से होगा चार, और चार से होगा पांच। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे बताओ, इन दो पॉइंट्स की बेसिस पे आप मुझे यह बता सकते हो कि कौन सी चीज ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है? बोलो भैया। ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। इसका मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक वक्त ऐसा आएगा कि जमीन के ऊपर इंसान ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फूड रिसोर्सेस। ठीक है, ये बात की आपके मैल्थस ने। फिर आते हैं हमारे पास, कौन? फिर हमारे पास आते हैं एल्फ्रेड रसेल वेलिस। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट साहब है, ठीक है। एल्फ्रेड वेलिस रसेल, ठीक है। एल्फ्रेड वेलिस रसेल। अब आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनते रहना। अब ये जो एल्फ्रेड वेलिस रसेल है ना, इनको 1851 के 1858 में, डार्विन को 1858 में लेटर मिलता है। उनके एक दोस्त हैं जिनकी तरफ से, जिनका नाम है एल्फ्रेड आर वेलिस, एल्फ्रेड रसेल वेलिस, ठीक है। एल्फ्रेड, मैंने उल्टा लिख दिया, वेलिस रसेल लिख दिया, एल्फ्रेड उल्टा लिख दिया मैंने, 2 मिनट। एल्फ्रेड, 2 मिनट। एल्फ्रेड रसेल वेलिस। तो 1858 के अंदर डार्विन को एक खत मिलता है इनकी तरफ से, ये इनके दोस्त हैं। अब उस खत के अंदर ये साहब वो बताते हैं कि ये भी ट्रैवल कर रहे थे एक दुनिया में, ये भी ट्रैवल कर रहे थे 1823 से, 1823 में पैदा होते हैं, और 1858 में जब ये लेटर लिखते हैं तो डार्विन को ये बताते हैं कि ये भी जो है ना, वो दुनिया में सफर कर रहे थे, और दुनिया में सफर करते हुए इन्होंने एक ऐसे लिखा है। वो ऐसे डार्विन को ये भेजते हैं कि भाई तुम पढ़ो। और डार्विन को ही नहीं भेजते, बल्कि लेल को भी भेजते हैं, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आया था। अब डार्विन जब ये थ्योरी पढ़ता है ना, तो डार्विन इनकी थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी चीजों को कन्वर्ट करता है एक थ्योरी के अंदर, और इस थ्योरी को डार्विन डार्विन नाम देता है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी,
बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये इतनी लंबी थ्योरी क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि डार्विन डार्विन अपनी थ्योरी का जो क्रेडिट है वो किसको देता है? वेलेस को। डार्विन अपनी थ्योरी का क्रेडिट किसको देता है? वेलेस को। है, ये सारी बातें होती हैं। आगे जो है ना, इसका मतलब यह है कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वेलेस वाज द मैन हु मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज बुक? यस, वेलेस वो साहब थे जिन्होंने डार्विन को मजबूर किया, मोटिवेट किया कि भाई तुम क्या करो, अपनी किताब लिखो। मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज बुक। ठीक है, तो डार्विन को ये मोटिवेट करते हैं। और डार्विन जो है वो अपनी किताब लिखता है। कौन सी किताब? द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किताब का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। खैर, ये किताब का नाम है जो डार्विन लिखता है। सही है। फिर आगे जाके डार्विन जो है वो एक और किताब लिखता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जिसके अंदर वो सॉरी डिसेंट ऑफ मैन, जिसके अंदर वो बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन को बताता है। खैर, ये सारी कहानियां जो है ना वो याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि वेलेस वो शख्स था जिसने बेसिकली डार्विन को मजबूर किया था। अब वापस आते हैं डार्विन की थ्योरी के ऊपर। ये सारी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब इंपॉर्टेंट थी लेकिन इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ डार्विन की असल थ्योरी के ऊपर। डार्विन कहता क्या? डार्विन ये कहता है कि डार्विन जब गैलापेगोस आइलैंड पे गया था ना, तो उसने देखा था फिंचेस को, उसने देखा था टर्टोइस को। उसने ये देखा कि भाई इनके आबाओ अजदाद थे एक। लेट सपोज ये क्या था? ये था इनका एंसेस्टर। ये था इनका एंसेस्टर। लेट सपोज एक बच्चा चला गया यहां पे, एक बच्चा चला गया यहां पे। अब इन दोनों के दरमियान है फिजिकल बैरियर। वेट, इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है? इन दोनों के दरमियान एक फिजिकल बैरियर मौजूद है, यानी कि यहां वाला यहां नहीं जा सकता और यहां वाला यहां नहीं जा सकता। अब होगा ये अब होगा ये कि इस एंसेस्टर से यहां वाला जो ऑर्गेनिज्म यहां गया है ना, वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद में एडेप्टेशन लेकर आएगा। और यहां वाला इस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद में एडेप्टेशन लेकर आएगा। और अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग दिखने लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसे कि अगर एक ही घर के दो शख्स चले जाएं कहां पे, एक चला जाए भाई लेट सपोज एक पाकिस्तान में रहे और दूसरा यूरोप में चला जाए, और यूरोप वाला 25 साल बाद वापस आए, तो मुझे बताओ दो भाइयों में डिफरेंस नजर आएगा नहीं आएगा? ये तो मैं एक, मतलब जिसे आप ये कह लो कि बहुत अजीब सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट दोनों भाइयों के अंदर डिफरेंस नजर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, फर्क है। भाई एक कराची में रहता है, गड्डू में रहता है, एक कहाँ रहता है, यूरोप में रहता है। तो दोनों के कलर के अंदर, दोनों की बहुत सारी चीजों के अंदर फर्क जरूर आएगा। खैर, तो इसका मतलब तो ये हो। अच्छा, अब देखना डार्विन की असल थ्योरी क्या है। चलो डार्विन की थ्योरी पे फोकस करते हैं। डार्विन कहता क्या? बस ये डार्विन की थ्योरी हमने पढ़नी है, और डार्विन की थ्योरी के बाद क्रिटिसिज्म पढ़ना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो डार्विन की थ्योरी कैसी क्या? डार्विन की थ्योरी ना दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करती है। डार्विन ने इवोल्यूशन को क्या कहा था?
डार्विन ने इवोल्यूशन को कहा था, इवोल्यूशन इज बेसिकली, डार्विन की डेफिनेशन क्या थी इवोल्यूशन की, बोलो भैया? हाउ डार्विन एक्चुअली एक्सप्लेन इवोल्यूशन? डार्विन कहता था इवोल्यूशन इज डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और दूसरा, डार्विन बात करता था नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसी को हमने देखना है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसी को हमने देखना है। सुनो भाई, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर आपको याद हो तो डिसेंड विद मॉडिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई लेट सपोज ये एक एंसेस्टर है, इससे एक ऑर्गेनिज्म बना, दूसरा बना, तीसरा बना। इन तीनों के अंदर क्या आ जाएंगी, मॉडिफिकेशन आ जाएगी। तो इवोल्यूशन नाम है मॉडिफिकेशन के साथ आगे बढ़ने। सही है, मॉडिफिकेशन आ गई। सिंपल सी बात है। सी बी की तरह नहीं दिखेगा और बी ए की तरह नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या, देखो सुनना मेरी। हाउ कैन यू डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मैंने यहां पे आपको बता दिया, सही है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, सुनना, इस कहानी को जरा सुनना। ये भी एक कहानी है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्या दे दो, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को आजादी दे दो, उसको सब कुछ दे दो, मतलब उसके पास खूब जिंदा रहने के लिए अच्छी खासी चीजें मौजूद, तो वो क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करेगा। भाई उसके पास कोई काम नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म है, उसको सब कुछ मिला हुआ, सुकून से वो जिंदा रह सकता है, उसको खाने पीने सारी चीजों को मिला हुआ। तो उसका काम क्या है? भाई उसके पास कोई काम नहीं बचा, वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करेगा। अब जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है, हर ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो क्या करे, रिप्रोड्यूस करे। और जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर ले कि ओवर पॉपुलेट कर दे। क्या मतलब? चलो एग्जाम्पल देता हूं। आज से पहले पाकिस्तान की आबादी, आज पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान की आबादी थी 18 करोड़। जब पाकिस्तान बना होगा आबादी थी लाखों में। इसका मतलब यह है कि जब लोगों को आसाइशें मिली तो लोगों ने कहा भाई और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म को सब कुछ मिल जाएगा ना, तो क्या होगा? वो ओवर प्रोडक्शन कर देगा, वो ओवर रिप्रोड्यूस कर देगा। और जब वो ओवर प्रोड्यूस करेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप सुकून से जिंदा रहने दो तो वो करता है ओवर प्रोड्यूस। अब सोचो, एक ऑर्गेनिज्म अगर अगर सुकून से जिंदा रह रहा है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय रिप्रोड्यूस करने के, तो क्या होगा? वो इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा कि क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं। भाई आज से पहले पाकिस्तान की आबादी थी लेट सपोज 18 करोड़, ये चलो उससे पहले भी चलते हैं। तो जब पाकिस्तान बना था तो आबादी लाखों में थी। लेकिन जब लोगों को सब कुछ मिला तो उन्होंने रिप्रोड्यूस करना ही सोचा। अब जब उन्होंने रिप्रोड्यूस करना सोचा, मतलब वो सिवाय रिप्रोड्यूस करने के और कुछ कर ही नहीं रहे थे,
तो अब हुआ क्या, जैसे जैसे आबादी बढ़ी उसकी वजह से, मुझे एक बताओ, रिसोर्सेज लिमिटेड हुई या नहीं? बिल्कुल हुई। एग्जाम्पल देता हूं ना, एक और एग्जाम्पल देता हूं। भाई लेट सपोज पिछले साल एग्जाम के अंदर अपेयर हुए थे, एग्जाम्पल देता हूं, 2 लाख बच्चे एमडी कैट के। इस साल एग्जाम के अंदर अपेयर होते हैं, अच्छा, पिछले साल जो बच्चे अपेयर हुए वो कितने थे? 2 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इस साल सीट्स तो उतनी है, लेकिन कितने बच्चे अपेयर होते हैं? कितने बच्चे अपेयर होते हैं भाई? इस साल लेट सपोज बच्चे अपेयर होते हैं 2,10,000, सीट्स उतनी है, बच्चे ज्यादा है। अब मुझे बताओ इसके चक्कर में क्या होगा? इसके चक्कर में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, हाँ के ना? होगा, बिल्कुल होगा। अब होगा ये कि इसके चक्कर में एक कंपटीशन शुरू होगा, किनके दरमियान? एक स्पीशी के सेम मेंबर्स के दरमियान, स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान, सेम स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान क्या शुरू हो जाएगा? कंपटीशन शुरू हो जाएगा। एक स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान क्या शुरू हो जाएगा? कंपटीशन। भाई सीट्स उतनी है, बच्चे बढ़ गए, कंपटीशन शुरू हो गया, किनके दरमियान? इंसानों के दरमियान, आप बच्चों के दरमियान। एक कंपटीशन शुरू हो गया, किसके दरमियान? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन शुरू हो गया। अब इस कंपटीशन का नुकसान क्या हुआ? हर कोई जंग लड़ने लगा, किसकी? हर कोई जंग लड़ने लगा अपनी एग्जिस्टेंस की। भाई हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई इस मुआशरे के अंदर डॉक्टर बन के जिंदा रहना चाहता है। तो अब इस कंपटीशन के नतीजे में क्या हुआ? एक स्ट्रगल शुरू हो गई, किसकी? एग्जिस्टेंस की, जिंदा रहने की। जिंदा रहने की क्या शुरू हो गई? स्ट्रगल शुरू हो गई। तो अब स्टार्ट हो गई भैया क्या? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिंदा रहने की एक स्ट्रगल शुरू हो गई। अब जिंदा रहने की एक स्ट्रगल शुरू हो गई। तो अब वो शख्स जो खुद को एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकेगा, वही, उसी को नेचर सिलेक्ट करेगी। नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? नेचर उसको सिलेक्ट करेगी जो भाई इस कंपटीशन के अंदर मेहनत करेगा। जो भी इस कंपटीशन के अंदर मेहनत करेगा, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगी उस सीट के लिए। अगर एक शख्स है वो मेहनत ना करे, तो क्या नेचर उसको सिलेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल सिलेक्शन होती है। नेचर सेलेक्ट करती है किसको? उस ऑर्गेनिज्म को जो उस कंडीशन के लिए अच्छी तरीके से खुद को क्या करता है? इवॉल्व करता है। भाई एक बच्चा है जो 18 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहा है, तो खुद को चेंज किसने किया? 18 घंटे वाले ने। तो नेचर ने 18 घंटे वाले की मेहनत को, 18 घंटे वाले को सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा था उस एनवायरमेंट के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि उस कंडीशन के अंदर नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? उसको सिलेक्ट किया जो इस एनवायरमेंट के अंदर, जो इस कंपटीशन के अंदर फिट था। भाई एक बच्चा है वो 1 घंटा पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो 18 घंटे पढ़ रहा है। उस कंपटीशन के लिए कौन फिट है? 18 घंटे वाला, 1 घंटे वाला? एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोलो भाई। वो जो 18 घंटे पढ़ रहा है। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? वो जो सबसे ज्यादा फिट था। तो यहां पे एक टर्म आती है जिसे आप कहते हो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचर सिर्फ उसको आगे जिंदा रहने का मौका देती है जो उस कंडीशन में फिट है। भाई पांच साल बाद आज से 5 साल बाद वही कामयाब होगा जिसने खुद को इवॉल्व किया था, नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया था, और वो उस कंडीशन के लिए क्या था? फिट था। और नेचर सिर्फ उसको मौका देगी क्या करने के लिए? अपने कैरेक्टर्स को
इनहेरिट करने के लिए, किसमें, अपने कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए एक अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, और ऐसे करते करते क्या होगा, एक नई स्पीशी ऑरिजिनेट हो जाएगी। सिंपल है, ये थ्योरी बहुत सिंपल है। अब सवाल ये होता है, इस पूरी थ्योरी के अंदर ना डार्विन ने डार्विन ने कुछ बड़ी बातों का ख्याल रखा। डार्विन की कुछ बेसिक अजम्पशंस भी थी। डार्विन ने कुछ अज्यूम भी किया था। डार्विन ने क्या अज्यूम किया था, सेम अजम्पशंस। डार्विन की कुछ अजम्पशंस थी इस थ्योरी से पहले। डार्विन ने ये कहा था कि भाई आपके पास जो फूड रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। फूड रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते। तो डार्विन ने पहली बात क्या, डार्विन ने इस थ्योरी को बनाया एक बात को मद्देनजर रखते हुए कि भाई फूड रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। क्योंकि अगर फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो भाई एक ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी रिप्रोड्यूस कर ले उसको रिसोर्सेज तो मिल जाएंगे। फूड रिसोर्सेज या रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सीट्स 1800 ही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सीट 800 ही है कराची के अंदर। दूसरी बात यह की कि पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल। सर स्टेबल पॉपुलेशन का क्या मतलब है, भाई पॉपुलेशन स्टेबल का मतलब यह है कि जितने लोग रह रहे हैं उतने लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई जलजला आएगा तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डार्विन ने अपनी थ्योरी के अंदर इन बातों को अज्यूम करके भी थ्योरी बनाई थी। तीसरा पॉइंट जो डार्विन ने रखा था ना वो क्या, कि भाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंस मौजूद है, जिसे आप कहते थे वेरिएशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या मौजूद है, वेरिएशन मौजूद है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डार्विन ने बताया था वो क्या था, ये जो वेरिएशन है ना, ये जो डिफरेंस है, जैसे सेम सेम स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिफरेंस है ना, ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिट का मतलब है कि बच्चों के अंदर इनहेरिट हो सकता है, सही है। ये क्या है, इनहेरिटेबल। ये ये आपके डार्विन के बेसिक बेसिक अजम्पशंस थी, और फिर इस थ्योरी पे डार्विन ने पूरी एक थ्योरी बनाई थी। सवाल ये होता है कि क्या डार्विन की थ्योरी पूरी तरीके से ठीक थी, क्या डार्विन की थ्योरी पूरी तरीके से ठीक थी। डार्विन की थ्योरी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। आओ मैं क्रिटिसिज्म देता हूं। डार्विन की थ्योरी पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ, देखो भाई, डार्विन की थ्योरी पे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ ना वो ये कि डार्विन इस बात को बताने में नाकाम रहा कि भाई अगर एक लार्ज पॉपुलेशन में अचानक से कोई चेंज आ जाए, लेट सपोज भाई उंगलियां कितनी है, 5। अचानक से एक बच्चा पैदा होता है, उसकी छठी उंगली होती है, 6 उंगलियां होती है। डार्विन ये नहीं बता पाया कि जो लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस चेंज आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। भाई मैंने आपको एग्जांपल दी ना, नॉर्मली बच्चों की कितनी उंगलियां होती है, 5 होती है। अचानक से एक बच्चा पैदा हो उसकी 6 उंगलियां हो। तो डार्विन इस बात को नहीं बता पाया कि जो अचानक से इतना बड़ा चेंज आ रहा है, इतना बड़ा नया कैरेक्टर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। दूसरी बात, डार्विन ने कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या मौजूद है, वेरिएशन मौजूद है। चलो मान लेते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वेरिएशन मौजूद है, बट मुझे ये बताओ कि डार्विन ने क्या ये बताया था कि ये वेरिएशन आया कहां से। मुझे ये बताओ कि अब तक इस पूरी थ्योरी के अंदर मैंने कहीं ये बताया कि डार्विन ने ये बोला हो कि भाई ये वेरिएशन यहां से आया, बोलो भाई। डार्विन इस बात को बताने में नाकाम रहा कि वेरिएशन आया कहां से। इसका मतलब यह कि डार्विन की थ्योरी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी। आगे जाके डार्विन की थ्योरी के अंदर एक बहुत ही डार्विन की थ्योरी को पढ़ा गया एक नई ब्रांच के साथ, जिसे आप कहते हो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, डार्विन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी को पढ़ा गया और आगे जाके बेहतर बनाया गया विद द हेल्प ऑफ अ ब्रांच, एंड दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की मदद से डार्विन की थ्योरी के अंदर जो चेंजेस आए, और उन चेंजेस की वजह से एक नई थ्योरी बन गई जिसको आप कहते हो नियो डार्विनिज्म। क्या कहते हो भैया, नियो डार्विनिज्म का नाम देते हो। तो नियो डार्विनिज्म है क्या, नियो डार्विनिज्म है क्या। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया
कि जैसे जैसे वक्त गुजरा तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स नाम की एक ब्रांच आई, जिसके अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक्स होती है उस जेनेटिक्स को डिस्क्राइब किया गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस डार्विन की थ्योरी को मॉडिफाई किया गया मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि डार्विन की थ्योरी आगे एक नई थ्योरी के अंदर इवॉल्व हो गई, जिसका नाम क्या था, नियो डार्विनिज्म था। गॉट माय पॉइंट बच्चा? इज इट क्लियर?